हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। स्वागत है बच्चों आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आइए शुरू करें एक नया पाठ 26, पत्र लेखन। मानव जीवन में पत्र लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रों के द्वारा हम उन मित्रों, संबंधियों आदि से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं जो हमसे दूर हैं। अब देखिए, पत्र लेखन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे? क्योंकि हम इस पत्र के द्वारा ही अपने उन मित्रों से, उन सगे संबंधियों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं जो बहुत दूर रहते हैं हमसे, जिनसे हम रोज नहीं मिल सकते। साथ ही विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों आदि से भी संपर्क हो सकता है। हम अपनी समस्याओं के बारे में भी अनेक अधिकारियों से संपर्क करते हैं। अब कोई समस्या है तो किसी अधिकारी से अगर हमें संपर्क करना है तो हम उसे एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये पत्र लेखन जो है ये हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है हमें? पत्र लिखते समय अपने और पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता तथा पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में केवल आवश्यक बातों का ही समावेश होना चाहिए, अनावश्यक बातों का नहीं। जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है, जिसको पत्र लिखा जा रहा है, उसी विषय पर आधारित वो पत्र होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। पत्र लिखते समय शुद्ध एवं स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से काटपीट नहीं करनी चाहिए। देखिए बच्चों, जब आप पत्र लिखते हैं किसी को तो उसे लिखते समय एक तो आपका लेख बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। अशुद्धियों के साथ वो पत्र नहीं लिखना है। ऐसे ही काटपीट नहीं करनी है उसमें, क्योंकि जब आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान ही तो होता है ये, तो उसको सुंदरता के साथ लिखना आवश्यक हो जाता है। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। क्यों लिखा है आपने वो पत्र, वो विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में लिखने वाले का नाम, पता तथा दिनांक का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। पत्र में पाने वाले का नाम तथा पता भी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। जिसको लिख रहे हैं उसका नाम, जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम और पता। अब पढ़ते हैं बच्चों पत्र के प्रकार। विषय आदि के अनुसार पत्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु इन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, अब वो 4 वर्ग कौन से हैं? पहला है प्रार्थना पत्र। इनमें नौकरी, अवकाश, शुल्क मुक्ति, शिकायत, सुधार तथा अन्य प्रकार के आवेदन पत्र आते हैं। जब हम आवेदन करते हैं किसी चीज़ के लिए, नौकरी के लिए या अवकाश के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए, तो हम लिखते हैं प्रार्थना पत्र। फिर है निजी पत्र। इन पत्रों में मुख्य रूप से अपने मित्रों, संबंधियों को लिखे गए पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्रों को पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। अब ये जो निजी पत्र होते हैं ये किनको लिखे जाते हैं? मित्रों को या सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, तो इन्हें पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। फिर आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत दुकानदारों, व्यापारियों, प्रकाशकों तथा अन्य कंपनियों को लिखे गए पत्र आते हैं। और कार्यालयी पत्र, किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को, किसी अधिकारी को, शासन द्वारा किसी व्यक्ति को लिखे गए पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। कार्यालयी पत्र में किसी एक विभाग में कोई काम कर रहा है, उसे किसी दूसरे विभाग के व्यक्ति को कुछ बताना है तो वो एक पत्र लिखता है। कार्यालय के अंदर ही किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में जो पत्र लिखा जाता है या किसी अधिकारी को जो पत्र लिखा जाता है। अब पत्र लिखते समय सावधानियां। जब हम पत्र लिखते हैं, कोई भी पत्र लिखते हैं, तो हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
विभिन्न प्रकार के पत्र लिखते समय निम्नलिखित सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। निजी पत्रों में कुशल क्षेम पूछी जाती है तथा आत्मीयता रहती है। कोई निजी पत्र आप किसी मित्र को लिख रहे हैं या आप किसी सगे संबंधी को लिख रहे हैं, अपने माता पिता को लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? कुशल क्षेम उनका पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, और एक आत्मीयता होती है। व्यावसायिक पत्र नपी तुली भाषा में लिखे जाते हैं। इनमें कुशल क्षेम जैसी घरेलू तथा पारिवारिक बातें नहीं लिखी जाती। अब जैसे हमने निजी पत्रों में पारिवारिक बातें लिखते हैं हम लोग और एक आत्मीयता होती है, कुशल क्षेम पूछते हैं, वैसे व्यावसायिक पत्र में नहीं होता है। व्यावसायिक पत्रों में बहुत नपी तुली भाषा में लिखा जाता है। कार्यालयी पत्रों में भी नपी तुली भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। सभी पत्रों में अभिनंदन का उल्लेख अवश्य होता है। जितने भी पत्र लिखते हैं उन सभी में अभिनंदन जरूर होता है। पत्र के अंग, विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं पत्र के? पत्र के 8 अंग होते हैं। स्थान तथा तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समाप्ति, समाप्ति के अंत में हस्ताक्षर, हस्ताक्षर से पूर्व शब्दावली, पता। ठीक है बच्चों, इन सभी के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षा में भी आपने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा है। एक बार देखते हैं पत्र का नमूना। ठीक है, यहाँ देखिए स्थान, स्थान लिखेंगे पहले, फिर दिनांक, किस वक्त ये पत्र लिखा जा रहा है, किस दिन ये पत्र लिखा जा रहा है। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। अब यहाँ आपने क्या किया? संबोधन, फिर अभिवादन हुआ। अब मुख्य विषय, जिस विषय पर आप ये पत्र लिख रहे हैं वो विषय यहाँ आता है। उसके बाद आपका नाम, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, और नीचे नाम आएगा। ठीक है, अब देखिए पोस्ट कार्ड या लिफाफे पर लिखे जाने वाला पता। अगर पोस्ट कार्ड में पत्र लिखा गया है तो उस पर जो पता लिखा जाता है, या लिफाफा, अगर कोई लिफाफा है, लिफाफे के अंदर अगर आपने पत्र डाला है तो लिफाफे पर लिखे जाने वाला पता। सेवा में श्री अविनाश चंद्र गुप्त, C49, जनकपुरी, नई दिल्ली, और वहाँ का पिन कोड। ठीक है, अपने से बड़ों के लिए संबोधन में क्या क्या लिखा जाता है? पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, मान्यवर, श्रीमान आदि। फिर अभिवादन करते हैं, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श आदि। और समाप्ति में क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी, आपका अनुज, आपकी अनुजा, कृपाकांक्षी आदि। और अपने से छोटों के लिए क्या लिखा जाता है? संबोधन में प्रिय और उसका नाम, चिरंजीव, प्रिय, नाम, आयुष्मान, फिर नाम जिसके लिए आप लिख रहे हैं, आयुष्मती, नाम, चिरंजीव आदि। अभिवादन कैसे करते हैं? प्रसन्न रहो, शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, सुखी रहो आदि। समाप्ति, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा अग्रज या तुम्हारा पिता। अब जो बराबर वाले होते हैं, जैसे आपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो उनके लिए संबोधन क्या होगा? प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय या नाम उसका, साथ में मित्रवर आदि। अभिवादन, सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार आदि। समाप्ति कैसे करेंगे? तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा अभिन्न मित्र आदि। ठीक है बच्चों, अब आवेदन या प्रार्थना पत्र जब लिखा जाता है तो उसमें संबोधन क्या किया जाता है? श्रीमान, प्रधानाचार्य, संबद्ध अधिकारी आदि। अभिवादन में क्या लिखते हैं? मान्यवर, महोदय, मान्य महोदय आदि। समाप्ति कैसे किया जाता है? प्रार्थी, विनीत, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, शिष्या आदि। व्यावसायिक पत्र के लिए इसमें संबोधन कैसे करते हैं? श्रीयुत, व्यवस्थापक महोदय, प्रकाशक, फर्म आदि का नाम, या तो किसी प्रकाशक को लिख रहे हैं तो उसका नाम, और किसी फर्म को लिख रहे हैं तो फर्म का नाम।
अभिवादन में क्या लिखेंगे? महोदय। और समाप्ति में भवदीय। शिकायत संबंधी या संपादक को पत्र, किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र। अगर आपको किसी विभाग में शिकायत करनी है या किसी संपादक को कुछ लिखना है तो उसमें संबोधन कैसे किया जाता है? श्रीयुत व्यवस्थापक महोदय। समाचार पत्र का नाम, वो व्यवस्थापक जो है वो कहाँ का है, कौन सा समाचार पत्र का है? श्रीयुत मतलब अधिकारी का नाम उसमें आएगा। अभिवादन में महोदय, मान्यवर, मान्य महोदय आदि। समाप्ति भवदीय आदि। कुछ पत्रों के लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। आइए पढ़ें कुछ उदाहरण पत्रों के। तो अब बच्चों पढ़ते हैं प्रार्थना पत्र। पहला आता है प्रार्थना पत्र। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब आपको अवकाश चाहिए विद्यालय से, तो आपको एक प्रार्थना पत्र किसको लिखना है? प्रधानाचार्य को। किस प्रकार लिखेंगे? पहले श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। उसके बाद जिस स्कूल के वो प्रधानाचार्य हैं, आपके अपने स्कूल का नाम। यहाँ लिखा गया है SD पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। फिर आएगा दिनांक, जिस दिन ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं आप। फिर हम शुरुआत में क्या लिखते हैं? शुरू करते हैं मान्यवर। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से जाते समय वर्षा में भीग जाने के कारण मुझे ज्वर हो गया। अब देखिए आपको क्या हुआ, सबसे पहले ये लिखना है। आपको अवकाश क्यों चाहिए, उस विषय में आपने लिखा कि वर्षा में भीगने के कारण ज्वर आ गया। चिकित्सक को दिखाने पर उन्होंने 2-3 दिन तक दवाई लेने और विश्राम करने की सलाह दी है। अब चिकित्सक को दिखाया तो उसने जो सलाह दी वो बताना है। अतः मैं 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। तो अब आपको जितने दिन का अवकाश चाहिए वो आपको बताना है कि कब से कब तक आपको अवकाश चाहिए। आपसे अनुरोध है कि मुझे इन 2 दिनों का अवकाश स्वीकृत करके अनुग्रहित करें। तो यहाँ अनुरोध करना आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना पत्र आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो अवकाश का अनुरोध करेंगे कि इन 2 दिनों का अवकाश चाहिए आपको। फिर सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर कोई लड़की लिख रही है तो वो लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। यहाँ लिखा गया श्रवण कुमार। अनुक्रमांक, आपका जो अनुक्रमांक होगा वो लिखेंगे। कक्षा 8वीं अ, जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं, और आपका नाम सुरेश चंद्र वर्मा। यहाँ सुरेश चंद्र वर्मा ने लिखा है। और यहाँ हस्ताक्षर अभिभावक, आपके अभिभावक का हस्ताक्षर, या तो माता का या पिता का हस्ताक्षर। ठीक है बच्चों, तो ये था एक प्रार्थना पत्र जिसमें कि अवकाश के लिए आपने किसको लिखा? प्रधानाचार्य को लिखा। अब आता है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ भी वैसे ही शुरू करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आदर्श विद्यालय विकासपुरी, नई दिल्ली। फिर दिनांक। अब देखिए बच्चों, इसमें आर्थिक सहायता चाहिए आपको विद्यालय से, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र है ये। तो क्या लिखेंगे विषय में? मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8ब का छात्र हूँ। पहले तो आपको बताना है कि आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिससे उन्हें लगभग 4000 रुपये मासिक आय होती है। हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं। मेरे पिताजी के अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है। हम 3 भाई और 1 बहन पढ़ने वाले हैं। मेरे पिताजी की थोड़ी सी आय से इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना तथा विद्यालय की फीस देना कठिन है। पहले तो आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति घर की कैसी है, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं और कितने सदस्य हैं घर में। ठीक है। फिर श्रीमान जी, मैंने अभी तक की सभी परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। साथ ही विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अनेक पुरस्कार जीते हैं। आप अपने विषय में बताएंगे। फिर आपसे अनुरोध है कि मुझे शुल्क मुक्ति अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। ठीक है, आपने अपने विषय में भी बताया कि आप कितने अच्छे छात्र हैं, आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बराबर हिस्सा लेते हैं और उनसे आपने शुल्क मुक्ति और आर्थिक सहायता का अनुरोध किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि
कि मैं इस वर्ष भी अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाऊंगा। आपकी इस कृपा के लिए मैं जीवन पर्यंत आपका कृतज्ञ रहूंगा। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य अनिल रहेजा, अनुक्रमांक कक्षा 8 ब। ठीक है बच्चों, अगला पत्र है, अपने प्रधानाचार्य को खेल की सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, देखिए ये सभी आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो गांधी मेमोरियल स्कूल जयपुर, दिनांक मान्यवर महोदय, विषय बदल रहे हैं यहाँ। निवेदन है कि हम आपके विद्यालय की कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम हमारे क्षेत्र के अन्य विद्यालयों से बहुत अच्छा है। प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्तम रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमारे विद्यालय ने काफी नाम कमाया है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली अंतर विद्यालयी तथा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हमारे विद्यार्थी अनेक पुरस्कार जीतते रहे हैं, परंतु खेल कूद में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक भी नहीं था। फिर भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है। अब देखिए, पहले आपने अपने विद्यालय के विषय में बताया, उसमें क्या क्या होते हैं और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में आपके विद्यालय ने बहुत नाम कमाया है और प्रत्येक वर्ष अंतर विद्यालय और शिक्षा विभाग द्वारा जो आयोजित होते हैं विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं और खेलकूद में भी कोई निराशाजनक प्रदर्शन नहीं रहा है। परंतु इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में कुछ और करना शेष है। हमारे विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के आचार्य अत्यंत परिश्रमी, कर्मठ तथा अनुभवी हैं। विद्यार्थियों में भी प्रतिभा का अभाव नहीं है, परंतु विद्यालय में खेलकूद की सुविधाओं का अभाव है। अब उस विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में आपको बताना है कि खेलकूद की जो सुविधाएं हैं वो कम है, जिसके कारण विद्यार्थी पूरा प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाते तथा उनका प्रदर्शन भी फीका एवं उदासीन सा रहता है। आपसे अनुरोध है कि आप विद्यालय में खेलकूद की सामग्री तो उपलब्ध कराएं ही, साथ ही साथ क्रिकेट, हॉकी तथा अन्य खेलकूद के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। अनुरोध किया आपने। आशा है आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी शिष्य, कक्षा 8 के छात्र। ये किसने लिखा है? पूरी कक्षा 8 के सभी छात्रों ने ये पत्र लिखा है। किसको? प्रधानाचार्य। तो बच्चों, इसी प्रकार और भी अन्य पत्र हैं जो आप स्वयं पढ़ेंगे, किस प्रकार से आपको ये पत्र लिखने हैं। प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे कैसे अलग अलग तरह के पत्र लिखे जाते हैं, उनमें विषय बदल जाता है, तो आप बाकी के पत्र आप स्वयं पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, निजी पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र। अपने मित्र को क्रिकेट टीम के कप्तान चुने जाने पर बधाई पत्र लिखिए। देखिए, अब ये आ गया निजी पत्र। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा प्रार्थना पत्र, अब पढ़ेंगे निजी पत्र। 15A पश्चिम विहार, नई दिल्ली। दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं। प्रिय सौरभ, किसको लिख रहे हैं? अपने मित्र को लिख रहे हैं। मधुर स्मृति, बहुत बहुत बधाई हो सौरभ, मुझे अभी अभी सुधांशु का टेलीफोन मिला कि तुम अपने क्षेत्र की क्रिकेट टीम के कप्तान चुन लिए गए हो। आपको जो पता लगा वो आपने लिखा। प्रिय मित्र, इस समाचार को सुनकर मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। मेरी ओर से एक बार पुनः ढेर सारी बधाई। मेरे मम्मी पापा भी तुम्हें अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। तुम पिछले 1 वर्ष से जिस प्रकार से परिश्रम एवं लगन पूर्वक क्रिकेट का अभ्यास कर रहे थे, उसी का परिणाम है कि आज तुम्हें यह सम्मान मिला है। ठीक है, एक आत्मीयता है इसमें, आत्मीयता का होना आवश्यक है निजी पत्रों में। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे नेतृत्व में तुम्हारी टीम सफलता की सीढ़ियां चढ़े। मैं स्वयं लड्डू खाने शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा। शेष मिलने पर तुम्हारा अभिन्न मित्र करुणेश। ठीक है, अब बच्चों एक और निजी पत्र पढ़ते हैं। अपने छोटे भाई को प्रातः भ्रमण के लिए लाभ बताते हुए पत्र लिखिए। 212 हिम्मत नगर, नई दिल्ली।
दिनांक लिखेंगे, फिर प्रिय अनुज शुभाशीष। आज तुम्हारे मित्र दिनेश का पत्र मिला जिसे पढ़कर बहुत आश्चर्य एवं दुख हुआ। पता चला कि आजकल तुम बहुत आलसी होते जा रहे हो। प्रातःकाल बहुत देर से उठते हो, जिसके कारण न केवल तुम्हारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है अपितु तुम्हारा मन भी पढ़ाई से हटता जा रहा है। क्योंकि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लिख रहा है तो वो उसे थोड़ा सा डांट भी सकता है और उसको समझा भी सकता है। तुम शायद नहीं जानते कि विद्यार्थी जीवन ही भावी जीवन की आधारशिला है। अब उसने एक कितनी अच्छी बात एक बड़े भाई ने समझाई अपने छोटे भाई को कि जो विद्यार्थी जीवन है वही भावी जीवन की आधारशिला है। शरीर का विकास इसी अवस्था में होता है, अतः इस समय स्वास्थ्य रक्षा की ओर विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। दूसरे, इस समय जिस प्रकार की आदत डाली जाएगी वह जीवन पर्यंत बनी रहेगी। जो विद्यार्थी इस अवस्था में प्रतिदिन व्यायाम करने और प्रातः भ्रमण करने की आदत डाल लेते हैं वे जीवन भर निरोग तथा हृष्ट पुष्ट रहते हैं। प्रातः भ्रमण के तो लाभ ही लाभ हैं। अब देखिए, बड़ा भाई छोटे भाई को प्रातः भ्रमण के लाभ बता रहा है। प्रातः काल भ्रमण से शरीर को स्वस्थ वायु प्राप्त होती है तथा दिन भर चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। प्रातः काल की शीतल मंद सुगंधित पवन का सेवन करने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है तथा व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है। साथ ही उसे काम में आलस्य नहीं आता। इसके विपरीत जो लोग प्रातः देर से उठते हैं तथा प्रातः भ्रमण नहीं करते वे आलसी हो जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के रोग उन पर आसानी से आक्रमण कर देते हैं। इसलिए मेरी मानो प्रातः जल्दी उठकर घूमने जाने का अभ्यास डालो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा मन पढ़ाई में कितना लगता है। आशा है तुम मेरी सलाह मानोगे और प्रातः भ्रमण करने की आदत डालोगे। शेष मिलने पर तुम्हारा शुभाकांक्षी आयुष। तुम्हारा शुभाकांक्षी का मतलब हुआ कि तुम्हारा अच्छा चाहने वाला, कि बड़ा भाई है छोटे भाई को उसने सलाह दी प्रातः भ्रमण की कि अभ्यास करो इसका, तो स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार निजी पत्र लिखे जाते हैं। आइए बच्चों, एक और निजी पत्र पढ़ते हैं। अपनी सखी को अपने जन्मदिन पर आने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखी। B34 खालसा गार्डन, नई दिल्ली, 16 अगस्त। दिनांक लिखा, पहले आपने पता लिखा फिर दिनांक लिखा। प्रिय नीरजा, सप्रेम नमस्कार। तुम्हें ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि 30 अगस्त को हर वर्ष की भांति मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ। इस अवसर पर मैंने अपनी सभी सखियों को बुलाया है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रातःकाल 10 बजे हवन, दोपहर को भोजन, सायंकाल प्रीति भोज तथा उसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया है। दिन में सभी सखियों के साथ मनोरंजक कार्यक्रम भी होगा। आप अपनी किसी सखी को अपने जन्मदिन पर क्या कर रही हैं, निमंत्रण दे रही हैं, आने का निमंत्रण दे रही हैं। तो आपने सब कुछ बता दिया कि कब कब किस किस वक्त पे क्या क्या कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर मैं तुम्हें भी अपने माता पिता के साथ आने का हार्दिक निमंत्रण भेज रही हूँ। आशा है तुम उसे स्वीकार करोगी और आकर मेरे प्रति स्नेह एवं मित्रता का परिचय दोगी। शेष मिलने पर तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में, क्योंकि वो प्रतीक्षा करेगी उसकी, तुम्हारी सखी रंजना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अब जो बाकी के निजी पत्र हैं यहाँ दिए गए वे आप स्वयं पढ़ेंगे। अब आता है व्यावसायिक पत्र। पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। किसी पुस्तक विक्रेता से आपको कुछ पुस्तकें मंगवानी हैं तो उसे पत्र कैसे लिखें। व्यवस्थापक, व्यवस्थापक आपने लिखा। व्यवस्थापक के बाद किस प्रकाशन से है वो लिखना है। विद्या प्रकाशन मंदिर, फिर उसका पता E2/199 शास्त्री नगर, मेरठ। ठीक है। फिर लिखेंगे दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं। महोदय,
मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है जिसकी सूची नीचे दी गई है। आपसे अनुरोध है कि ये पुस्तकें यथाशीघ्र VPP से मेरे पते पर भिजवाने का कष्ट करें। अब पुस्तकों के बारे में लिखना है कि किस प्रकार की होनी चाहिए। वो पुस्तकें नवीनतम संस्करण की हों, वे कटी फटी न हों, उनकी पैकिंग ठीक से की गई हो, उन पर नियमानुसार कमीशन भी काटा गया हो। पुस्तकों के लिए 50 रुपये की अग्रिम धनराशि भेज रहा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुस्तकें आते ही मैं उन्हें छुड़ा लूँगा। पुस्तक का नाम, लेखक और प्रतियाँ मतलब कितनी चाहिए आपको। मानक हिंदी व्याकरण और रचना भाग 3, सुधांशु लेखक और 3 प्रतियाँ। आदर्श निबंध माला भाग 3, शरद शर्मा 2 प्रतियाँ। सरस कहानियाँ आदित्य नवीन 3 प्रतियाँ। संस्कृत व्याकरण नरोत्तम दत्त शास्त्री 2 प्रतियाँ। भवदीय शेखर जो लिख रहा है उसका नाम, फिर उसका पता। भवदीय शेखर 47 जीरो रोड, मुट्टीगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसने लिखा ये पत्र उसका नाम और पता। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखा जाता है व्यावसायिक पत्र। अब आता है कार्यालयी पत्र। अपने क्षेत्र में बढ़ती अस्वच्छता की ओर ध्यान दिलाते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। किसी कार्यालय के अधिकारी को जब पत्र लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं? स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, क्योंकि हमें क्षेत्र में बढ़ती हुई अस्वच्छता की ओर ध्यान दिलाना है तो हमें स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, पश्चिम विहार क्षेत्र। कहाँ का है वो स्वास्थ्य अधिकारी? दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हैं। विषय, यहाँ विषय लिखना आवश्यक है। क्षेत्र की सफाई हेतु निवेदन। मान्यवर महोदय, मैं इस पत्र द्वारा आपका ध्यान पश्चिम विहार क्षेत्र में BG ब्लॉक में व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले लगभग 1 महीने से इस क्षेत्र में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। नालियों के साफ न होने के कारण जगह जगह पर गंदा पानी जमा हो गया है, जो धीरे धीरे सड़ने लगा है, जिसमें दुर्गंध आने लगी। इस गंदगी के कारण इस क्षेत्र में मच्छर पनपने लगे हैं, जिससे मलेरिया फैलने की पूरी आशंका है। अब जो भी गंदगी चारों ओर फैली हुई है उसके विषय में आपने बताया। हमने इस क्षेत्र में नियुक्त सफाई कर्मचारियों और सफाई निरीक्षक से कई बार बात की, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा नहीं है कि वे लोग काम पर नहीं आते हैं, वे आकर इधर उधर बैठकर थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं और किसी की एक नहीं सुनते। आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप स्वयं इस क्षेत्र का निरीक्षण करें तथा इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई करें। सधन्यवाद। भवदीय विनय जैन, सचिव मोहल्ला सुधार समिति, BG ब्लॉक, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110041, पिन कोड। ठीक है बच्चों, यहाँ जिसने लिखा ये पत्र उसका नाम और पता। तो बच्चों ये था कार्यालयी पत्र। एक और कार्यालयी पत्र पढ़ते हैं बच्चों। अपने क्षेत्र में असंतोषजनक पत्र वितरण व्यवस्था की शिकायत करते हुए डाकपाल महोदय को पत्र लिखिए। जो पत्र वितरण होता है वो असंतोषजनक है आपके क्षेत्र में, तो किसको लिखना है? डाकपाल महोदय को। डाकपाल महोदय, विकासपुरी डाकघर, नई दिल्ली। दिनांक, विषय, क्षेत्र में डाक वितरण की असंतोषजनक व्यवस्था के संबंध में। मान्यवर महोदय, हम पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र के निवासी हैं। हम पत्र के द्वारा आपका ध्यान इस क्षेत्र की असंतोषजनक पत्र वितरण व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में श्री जयराम नामक एक पत्रवाहक डाक वितरण का कार्य करता था। जब तक श्री जयराम हमारे क्षेत्र में रहा, सारा कार्य ठीक प्रकार से चला तथा किसी भी निवासी को कोई परेशानी नहीं हुई। परंतु पिछले माह से श्री जयराम के स्थान पर श्री करमचंद ने पत्रवाहक के रूप में कार्यभार संभाला।
श्री करमचंद के आते ही डाक वितरण में गड़बड़ी शुरू हो गई है। पहले आपने बताया कि पहले बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कोई और व्यक्ति था, और जब से वो बदला है तब से ये सब गड़बड़ हो गई है व्यवस्था। ये महोदय दिन में 2 बार की बजाय 1 बार आते हैं तथा जब आते हैं तब पत्रों को इधर उधर डालकर चले जाते हैं। कभी कभी तो पत्रों का बंडल बांधकर गली में खेलते बच्चों को दे जाते हैं, जिससे अनेक पत्र या तो गुम हो जाते हैं या ठीक समय पर पाने वालों को नहीं मिलते। कुछ समय से पत्र पत्रिकाएं भी गुम होनी शुरू हो गई। इन सब के कारण हमारे क्षेत्र के निवासी बेहद परेशान हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी समस्या की ओर अवश्य ध्यान देंगे तथा तत्काल उचित कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। भवदीय सुरेंद्र अग्रवाल, सचिव विकासपुरी कल्याण मंच। तो बच्चों, आया आपको समझ में कि कार्यालयी पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। अब जो बाकी के पत्र हैं, कार्यालयी पत्र, वे आप स्वयं पढ़ेंगे। अब बच्चों, अभ्यास देखिए आपने क्या सीखा। निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए। आपने सभी प्रकार के पत्रों के बारे में उदाहरण पढ़ लिए हैं, सभी के उदाहरण पढ़े हैं आपने, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सा पत्र किस प्रकार से लिखना है। तो अब ये जितने भी पत्र हैं यहाँ पर, ये आप स्वयं लिखेंगे। आइए पढ़ते हैं कौन कौन से पत्र लिखने हैं। अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। किसको लिखना है? मुख्याध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखना है। पुस्तक विक्रेता द्वारा मंगाई गई पुस्तकें समय से न भेजने पर स्मरण पत्र लिखिए, जिसमें पुस्तकें तुरंत भिजवाने के लिए आग्रह किया गया हो। ठीक है, पुस्तक विक्रेता द्वारा जो पुस्तकें मंगवाई गई हैं वो समय पर नहीं पहुंची हैं। समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र की सड़कों की अव्यवस्था के बारे में पत्र लिखिए। अपने मित्र के जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अपने विदेशी मित्र को भारत के किसी प्रमुख त्योहार का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। अपने मित्र को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की बधाई पत्र लिखिए। ग्रीष्मावकाश में अपने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये सभी निजी पत्र हैं, जो भी नीचे के जितने पढ़े हमने, मित्र को जितने भी पत्र हैं वो सभी कैसे पत्र हैं? निजी पत्र। ठीक है, तो अच्छे से इनको पढ़िएगा। एक बार फिर से सारे जितने भी पत्र हैं सबको अच्छे से पढ़िएगा और फिर इन सभी पत्रों को आप स्वयं लिख पाएंगे। तो यही अंत होता है इस पाठ का बच्चों। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तो बच्चों, यही समाप्त करते हैं ये पाठ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।